अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से। एक तारीखी हमें यहां पर फतह नज़र आई है। डोनाल्ड ट्रंप अब नए सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं अमेरिका के। कल तक हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आगे चीज़ें किस तरह से डेवलप होंगी। कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त रही, नेक टू नेक सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारा मुकाबला। लेकिन बिलाखिर जब रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें हमें वाज़े एक तब्दीली नज़र आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं। 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने इसका जिक्र किया और 45वें सदर भी वही थे और उसके बाद 2016 से 2020 तक भी वो अमेरिका के सदर रहे हैं और अब दोबारा अमेरिकी अवाम ने उन्हें अपना सदर मुंतखब कर लिया है। और क्या मुहर्रिकात रहे, हम इसके हवाले से तो बात करें कि कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त रही है और बहुत क्लोज सारी चीज़ें चल रही थी। ये मुश्किल था ये कहना कि कौन आगे होगा। स्विंग स्टेट्स ने ऑब्वियसली बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है। जैसे ही वहाँ से रिजल्ट सामने आए चीज़ें वाज़े होती गई, लेकिन अब बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और वाइट हाउस में एक मरतबा फिर उनकी वापसी हो चुकी है। अब ओवरऑल क्या मुहर्रिकात रहे और उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच में भी बात की है, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा है कि जंग के हवाले से जो सारा माहौल है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिर मईशत के हवाले से उन्होंने बड़ा इस चीज़ को कैश करवाया, जो उन्होंने अपनी कैंपेन की उसमें मईशत को बड़ा फोकस रहा उसमें। और फिर जो वहाँ पर मुहाजिरीन आबाद हैं गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन, उनको जिस तरह से उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऑब्वियसली कंसर्न्स थे इस हवाले से। मईशत और जमहूरियत के हवाले से भी बड़े वहाँ पर लोगों को कंसर्न्स थे। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया अपनी कैंपेन के दौरान। ओवरऑल क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये रिजल्ट्स सामने आए हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के सियासी माहौल पर। और बहुत सारे ममालिक के साथ ज़ाहिर है पूरी दुनिया बड़ा इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन पे हम यहाँ गुफ्तगू करना चाहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम ये चाहते हैं कि आगे मस्बत डगर पर चले, उस पर क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। फिर जब वो जंग ख़त्म करने की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में जो इस वक्त हमें जंग नज़र आ रही है उसके क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, इन सब के साथ क्या मुमकिन पॉलिसी हो सकती है अमेरिका की। दुनिया भर से उनको मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक्स पर उनको मुबारकबाद दी है और उनको वेलकम किया जा रहा है। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनको मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और आगा इकरार साहब जो हैं वो इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, कल तक हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ऑब्वियसली चीज़ें क्लियर नहीं थी, मुमकिनात की बात हो रही थी और कैंपेन की बात हो रही थी। दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हमें नज़र आ रही थी और हम ये बात कर रहे थे कि अमरीकी अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है। अब आपको क्या मुहर्रिकात नज़र आते हैं, कौन से अवामिल आपको कारफरमा नज़र आते हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आज 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं अमरीका के? शुक्रिया नाहिद। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी वोटर के नफ्स को खूब जानते हैं और पिछले 3 इलेक्शंस में उनका तजुर्बा उनको इस मनसब पर दोबारा फाइज करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। गोचे कमला हारिस ने भी खूब मुकाबला किया और जो बाइडन साहब जब मद्दे मुकाबिल थे कुछ महीने कबल तक डोनाल्ड ट्रंप के, तो उस वक्त तक बिल्कुल मुकाबला एक तरफा हमें नज़र आ रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भी एक भरपूर मुहिम के साथ पजीराई हासिल कर चुके थे और वोटर्स की तवज्जो भी हासिल करने में कामयाब हुए थे। वोटर का झुकाव भी था और सर्वे रिपोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखा रही थी। लेकिन जब बीमारी की वजह से जो बाइडन साहब की जगह कमला हारिस साहिबा आई तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मामला था वो थोड़ा सा पंस गया था उस वक्त। और जो अवामी जायज़े थे और जो सर्वे थे इलेक्शन के, उसमें दोनों को बराबर दिखाया गया और कुछ मौके ऐसे भी आए कि जिसमें हमने देखा कि कमला हैरिस जो थी वो आगे भी हमें नज़र आई। लेकिन फिर कल का जो फैसला कुन दिन था, उस दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नामज़द सदर है, मुंतखब सदर है, उनने कमाल दिखाया। और जिस तरह उन्होंने आज पाम ट्री बीच में फ्लोरिडा में
जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि उन्होंने तारीख़ रकम कर दिया, और वाकई एक तारीख़ी मौका है ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बल्कि रिपब्लिकन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। हमने देखा कि जब वो दूसरी मरतबा इलेक्शन हार गए थे तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात बने, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जिया के इल्ज़ामात उन पे लगे, वाइट हाउस पे जो हमले हुए उसके इल्ज़ामात उन पे लगे, रूस के साथ साज़बाज़ के इल्ज़ामात लगे, उन पे कातलाना हमला इस इलेक्शन मुहिम के दौरान हुआ, उन पे कुछ अखलाक़ी जो इल्ज़ामात थे अखलाक़ी गैर अखलाक़ी सरगर्मियों के हवाले से उसके उन पे इल्ज़ामात लगे। लेकिन इन तमाम मसाइल से वो नमर्द आज़मा भी रहे और कल की दिन उनके नाम रहा और वो अब अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा के अमेरिका के 46वें गालिबन या 47वें सदर बन जाएंगे। तो ये मुहर्रिकात तो बहुत सारे थे। एक तो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था और पता है कि किस तरह अमेरिकी वोटर्स को राग़िब किया जाता है। उसमें सबसे बड़ा जो उनका जो स्टांस है कि अमेरिका फ़र्स्ट का जो उनका नारा है या जो अमेरिकन सुप्रीमेसी की वो बात कर रहे हैं उस नारे को काफ़ी पजीराई मिली। दूसरी इमिग्रेशन के हवाले से जो लॉज के हवाले से एक सख्त स्टांस के साथ पिछले दौरी हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप सामने आए थे, वही मेरे ख़्याल में वो दोबारा दोहराने की एक वादे पे वो दोबारा पजीराई हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इसकात हमल है, गन कंट्रोल लॉ है, इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ के हवाले से जो उनकी पॉलिसियाँ है, इसके अलावा जो बेरोज़गारी के हवाले से उनके जो एक कुछ मंसूबे हैं और अमेरिका के अंदर अमेरिकी मसनूआत को जो वो फ़रोग़ देने के वादे के साथ और जहाँ पे जो जिन इंडस्ट्रीज़ का पहले किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा वहाँ अमेरिकी तो क्या पूरी दुनिया में उनका होल्ड था, उन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा पाँव पे खड़े करने के वादे, ये तमाम चीज़ें उनकी जीत के मुहर्रिकात बने हैं। स्पेशली उनका ये वादा भी अमेरिकी अवाम के साथ पजीराई हासिल करने में कामयाब उस हवाले से रहें कि चीन के साथ जो आज़ाद तिजारत की पॉलिसी है उस पर वो नज़रसानी करेंगे और रूस के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से उनका अपना एक मौक़िफ़ है। फिर मिडल ईस्ट में उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टांस जो अमरीकियों का है, जो जर्नल जो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन जो अपने आप को समझते हैं उनके नज़दीक वो भी एक बहुत बड़ा उसमें एक फ़ैक्टर साबित हुआ। फिर इसराइल से एक करीबी ताल्लुक़ और इसके अलावा जो उनकी तरफ से बाकी जो अमेरिका में बेरोज़गारी का जो शरह ख़त्म करने का जो वादा था, इन तमाम चीज़ों ने उनकी जीत की राह हमवार कर दी है। लेकिन इलेक्शन के दौरान सियासतदान इसी तरह बड़े दावे करते हैं, चाहे सियासतदान पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, लगभग उनका इलेक्शन टोन अलग होता है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने स्टेट की पॉलिसी को फॉलो करना होता है। जब वो वाइट हाउस में अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर हमने देखना होगा कि अमेरिका का बाकी दुनिया के साथ रद्द-ए-अमल क्या है और अमेरिकियों ने जिस होप के तहत डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदारत की कुर्सी पे बिठाया है, उनकी उम्मीदें किस कदर कामयाबी से हमकिनार होती है। ठीक है शनीला, आपको कौन से फैक्टर्स इसमें अहम लगते हैं? कैंपेन में दोनों तरफ से जो गुफ्तगू की जाती रही, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की जाती रही और बड़े अच्छे वादे भी किए गए। ट्रंप साहब ने जो वादे किए, उन्होंने कहा तीसरी जंग अज़ीम जो है वो शुरू होने से मैं रोक दूंगा, मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त कशीदगी जारी है उसको मैं ख़त्म करूंगा। नौकरियों की उन्होंने भी बात की और मईशत की बहाली की बात की। फिर उन्होंने इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी वापसी की बात की। तो कौन सी चीज़ें आपको ये लग रहा है कि वोटर को अट्रैक्ट की हैं और उनको ये लगा है कि अगर इस पे काम हो जाए तो यकीनन फिर अब जो वो नए अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के ज़ख्मों पे हम मरहम रखेंगे और एक नया सुनहरे दौर का आगाज़ होगा, तो वो कौन से वादे हैं जो सुनहरे दौर का आगाज़ लगे हैं वोटर्स को? शुक्रिया नाहिद। कल जब यहाँ पे बात हो रही थी तो यही हो रही थी कि कमिला और जो ट्रम्प हैं इनके कौन कौन से इलेक्शन के जो दावे हैं, नारे हैं, वो यहाँ पे बात की थी मैंने। देखिए, एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो सफ़ेद फार्म कदामत पसंद सोच है ना उसको कैश किया है, जिसमें यही है कि हम
अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका के लिए हमने मैशत को बेहतर करना है, अमेरिकन लोगों के लिए हमने जॉब्स क्रिएट करनी है, अमेरिकन लोगों के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज लेके आनी है। तो वो जो सोच है ना उस अमेरिकन सफेद फार्म की, वो इसके पीछे चली है। दूसरी बात ये थी कि बाइडन दौर के अंदर जो रूस और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई ना, उसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दूसरा जो इमिग्रेंट्स के ऊपर जो पॉलिसी थी जो बाइडन की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे आए थे, जो अफगानिस्तान से आए, जो मैक्सो की साइड से आए हुए थे। उसकी वजह से भी जो सफ़ेद फार्म वहाँ पे जो गोरा वो तंग था, और इसलिए कि उनकी जॉब्स पे उनका कहना था ये कब्जा कर लिया गया। फिर जो रेंट पे घर थे उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो थी वो बढ़ गई हुई थी, तो वो तंग थे। उसकी वजह से जराइम की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लूट मार हो रहा था, चोरियों के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की ये थी कि हम ये गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालेंगे, हम रोकेंगे, हम अपनी सरहदों को सील करेंगे, और जो रूस यूक्रेन की वॉर से मैं निकलूंगा, क्योंकि ये यूरोप की वॉर है। यूरोप नेटो के अंदर 27 यूरोपियन ममालिक हैं, वो अपनी वॉर खुद जाके लड़ें, हम उनकी वॉर क्यों लड़ते हैं। और ये भी अमेरिका के लोगों में बाइसा सा सोच आ रही है कि हम हर जंग के अंदर कूद जाते हैं जो कि हमारी नहीं भी होती, और हमारे लोग उसमें मारे जाते हैं, हमारी मैशत तबाह हो रही होती है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का दौर देखें तो उसमें देखें ईरान के साथ या शुमाली कोरिया के साथ उनकी एक ट्विटर के ऊपर वर्बल एक्सचेंज भी चलती रही है, शुमाली कोरिया के साथ वाले के साथ। और जो अमेरिका जो ईरान था उसको तो बाकायदा धमकियां दी गई, कई दफा लगता था जैसे अमेरिका हमला करने लगा, लेकिन उसके पूरे दौर में ऐसा नहीं कुछ हुआ था। तो ये चीज, ये फैक्टर जो थे ना, दूसरा एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर बयानिया था उनका, उस बयानिया ने उनकी यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया। अब कमिला जो थी वो ग्रीन एनर्जी की बात तो कर रही थी, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़ी ऑटो इंडस्ट्री थी। अब आप चाहे जितना भी कहें कि इलेक्ट्रिक हम लेके आएंगे, बाइक्स लेके आएंगे, गाड़ियां लेके आएंगे, लेकिन उस इंडस्ट्री के जो था ना मफादात पे जिक्र लगने के खतरा था, तो उधर भी मैशत को फिर सामने आ गया। तो सबसे पहले जो अमरीकियों ने देखा ना वही वो जो उनका अमेरिका फर्स्ट, इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने मुल्क को जंगों से निकालना है, अपने मुल्क की हालत बेहतर करनी है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से उनका वोट बढ़ा। कमिला ने मुकाबला बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके साथ बैगेज था जो बाइडन का, जो बाइडन इकोनॉमी को रिवाइवल में नाकाम रहे थे। और दूसरी बात है कि उनकी नॉमिनेशन भी बड़ी लेट हुई थी, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला। नो डाउट कि जो वहाँ पे माइनॉरिटी जो हैं स्याह फार्म, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उसको वोट दिया है, लेकिन वो यूथ को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर सकी अपने बयानिए के साथ और दूसरी बाइडन की लेगेसी के साथ, जिसकी वजह से जो है उसके रास्ते में मसाइल आए, पीछे रह गई। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कौन से मुहर्रिकात जो हैं वो अहम आपको नज़र आ रहे हैं? ये अपीलिंग प्रोमिसेस जो किए गए, ये इनकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, वोटर्स ने ये समझा, और फिर जो यूथ फैक्टर है वो इसमें कितना आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है? कई बातें हैं नाहिद। देखें, अमरीकी कौम की जो नेचर है वो इनवर्ड लुकिंग है। एग्जैक्टली। यानी वहाँ अगर मैच भी होता है फुटबॉल का तो उसको वर्ल्ड, अमेरिका के 50 रियासतों के अंदर जो मैच वो टूर्नामेंट होता है उसको वर्ल्ड कप कहते हैं। तो वो उनकी अपनी ही दुनिया है। तो जैसे अभी कहा शनीला ने कि जो हर जंगों में कूद जाते हैं अपनी ताकत के जोम में और सब कुछ, इस पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स अवाम सोचते हैं। हम जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक, खुद पाकिस्तानी, हम दुनिया की खबर रखते हैं, तो उसकी हमारी मजबूरी भी होती है। किस वजह से रखते हैं? इसलिए कि हमारा कहीं बेशुमार जगहों पे हमारी टांग फंसी हुई होती है, कारोबार होता है, कुछ आना होता है, कुछ जाना होता है, कोई इख्तिलाफ होता है। यस, मैं ये लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाह रहा। नहीं, ऑब्वियसली जाहिर है कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं जी हमारे। बिल्कुल। तो अमेरिका का ये मामला नहीं है, तो लिहाजा वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि हम इधर उधर फंस के वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं, तो एक सूरत हाल ऐसी पैदा होती है। तो अब इनवर्ड लुकिंग नेशन का एक लीडर भी इनवर्ड लुकिंग निकल आए, तो ये नफ्सियात उनकी ये यानी मैच कर गई। वो जैसे कहा है, अभी कहा ना साफी साहब ने, नब्स पे उनका हाथ है, तो वो ये नब्स पे हाथ था उनका, और उन्होंने वो बात की जिस अंदाज में अमेरिकी कौम सोचती है। तो एक पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू ये भी है, जो मुख्तलिफ वजूहात से जो लोग जो बाइडन से और डेमोक्रेट से नाराज़ थे, उसकी कई वजूहात थी। उनकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, और इसके अलावा ये जो गज़ा में जुल्म हुआ है, और उस जुल्म की वजह से
इतना इंसानी अलमिया जन्म दिया, तकरीबन 50,000 अफराद शहीद हो चुके, 1,00,000-1.5 जो है वो ज़ख्मी हैं, डिसेबल हो गए हैं, और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। तो इस वजह से अरब मुसलमान, एशियाई मुसलमान और दुनिया भर के जो मुसलमान वहाँ हैं, जो उनकी नुमाइंदगी है, वो भी खफा थे। दो तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है। एक रिएक्शन ये था कि ट्रंप को वोट दे दो क्योंकि वो जंगों के खिलाफ बात करता है। दूसरा ये कि नहीं करना, ऑब्स्टेन कर लो। तो ये भी तो दरअसल स्पोर्ट ही हुई ना। अगर आपने डेमोक्रेट को वोट नहीं दिया तो वो उनको पड़ गया रिपब्लिकन्स को, तो इस तरह से भी उनकी मदद हुई। और बाकी जो है इसके और बेशुमार पहलू हैं जिसके नफ़ा और नुकसान, उसके क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर दूसरे राउंड में इस मौजू पे आप बात करती हैं तो ठीक है, वरना मैं अभी कुछ अर्ज़ कर दूँ। नहीं, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। ज़रा अभी थोड़ा सा हम यही बात कर लें कि कौन सी चीज़ें इसमें अहम रही हैं पूरे इलेक्शंस को अगर हम सम अप करें। तो एक तो कैंपेन में कौन से वादे किए गए जो अब हमने ज़ाहिर है उन पे यकीन किया। अब ये तो दूसरी सूरत हाल है कि जब आप फील्ड में आते हैं फिर आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें डूएबल हैं या नहीं हैं। इकरार साहब, आपकी क्या राय इसके ऊपर? इन्फ्लेशन के भी हवाले से बताया जा रहा है 2024 में, ये पहले भी जिस तरह से बात हो रही थी कि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ गई थी, 48.3% जो है वो इन्फ्लेशन रेट इसमें बताया जा रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओवरऑल जो मईशत के मसाइल हैं वो बढ़ गए थे, लोग अब तंग आ गए थे, और फिर वो दूसरी जंगों में अपना पैसा, टैक्स का जो आवाम का पैसा आता है वो झोंकना नहीं चाहते थे। ये भी एक बड़ी अहम वजह रही है। बहुत शुक्रिया। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सोच रहा था कि जब ट्रंप पहली दफ़ा जीता था तो आप और मैं, हमने ट्रांसमिशन की थी, दोपहर का टाइम था, आपको याद होगा, तो वक्त का पता ही नहीं चला। आज फिर जीते और आज फिर एक ट्रांसमिशन में हम दोनों इकट्ठे हैं। शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो गए थे। नहीं, मैं कहने की मुराद ये है कि मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि वक्त का पता ही नहीं चलता है। तब भी जो हमारा ख्याल था वो आज भी मेरा वो ख्याल है, लेकिन उस पर काफ़ी चेंजेस आए। कहना चाह रहे कि हम इतने कदीम कदीम है, बिल्कुल, हम दोनों इतने कदीम हैं। दोनों को नौजवान। जी जी, कैरी ऑन देखिए, बात ये है कि 4 फैक्टर्स जो है जो इलेक्शंस को बाकी इलेक्शन से उन्होंने डिफर किया है। ओके। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी मीडिया के जो इंटरनेशनल मीडिया, जो बैलेंस मीडिया, ये बड़ी खूबसूरत एक टर्मिनोलॉजी दी है। डॉचे वैले में कोई प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, उनकी टर्मिनोलॉजी से मैं आगे चलूँगा, पहली दफ़ा मैंने सुनी है पूरी दी। उन्होंने टर्मिनोलॉजी ये दी है वोटोक्रेसी की। वोटोक्रेसी अगेंस्ट अपना ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा है कि ये साबित हो गया है कि अमेरिका में वोट ने ब्यूरोक्रेसी को, यानी कि जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं अमेरिकन, उसको बहुत ही बेहुदा तरीके से हराया है। वर्स्ट टू वर्स्ट उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे। एक तो ये, क्योंकि दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो सेल फोन है ना, अब इसने कनेक्ट कर दिया है यूथ को दुनिया में क्या हो रहा है। वाला अमेरिकन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रू, उनका इंटरेस्ट होता था राइट, उनके आज पेट्रोल की कीमत कितनी है। उनका इंटरेस्ट होता था कि उनको ब्रेड कितने की मिल रही है। बिल्कुल वो कहते हैं अब दुनिया बदल चुकी है इसकी वजह से। अब वो देखते हैं कि अमेरिका तो तैयार बैठा हुआ है लीबिया में फिर से घुसने के लिए, वो तैयार बैठा हुआ है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। B-52 उसने ऑलरेडी भेज दिए हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में। और दूसरी बात है कि यूक्रेन में टोटल अपना जो है वो हमारे पैसों से जो जंग लड़ी जा रही है वो हारी जा चुकी भी है। और उसमें 60%, मोर देन 60% नेटो का जो खर्चा है वो हम उठा रहे हैं। तो इसने मुझसे कहा, इसने लोगों को, आज की जो नस्ल है अमेरिकन, वो कल वाली नस्ल नहीं है जो सिर्फ इंटरेस्ट देती थी कि मेरे पेट्रोल की कीमत कितनी है और मुझे रोटी कितने की मिल रही है। ये 3 फैक्टर उसने बताया। चौथा फैक्टर उसने कहा है वो ये है कि ट्रंप तमाम मुश्किल हालात में खड़ा रहा, और उसने जो उसके ऊपर एक पिछली दफ़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो तो एक ऐसा बॉय सा चीज़ है, ठीक है, और सेकेंडली वो प्रोटेक्शनिस्ट है। उसने कहा कि जो बाकी, उसके अलावा जो बाकी लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है टीवीज़ के ऊपर,
वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके बीच में इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं, वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ पे जो है वो लोग हुए हैं जो कि पिछले 40 साल में गए हैं। उन्होंने कहा अगर आप उनकी तादाद निकालें तो वो स्विंग स्टेट्स में जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी मेजोरिटी जो है वो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान नहीं है। तो ये नहीं कि उनको मुसलमान का वोट पड़ गया। ये देखिए बड़ी जो, और एक इसमें और मैं बात बताऊं, जेन में रखिएगा कि ट्रंप वो शख्स है जिसने अपना अमेरिकन जो अपनी एम्बेसी थी वो अगेंस्ट ऑल प्रोटेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड अपना शिफ्ट की थी। तो आप अगर ये आपका ख्याल है कि शायद जो कुछ हुआ अपना हो रहा है गजा में उसकी वजह से इसको वोट पड़ा है, नहीं। और ये अभी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। आप ये देखिएगा कि ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस ऑलमोस्ट वो कांग्रेस को स्वीप कर गया है, ठीक है, क्योंकि उसको वोट पड़ा है यूथ का जो रिलेटेड है, लिंक्ड है दुनिया के साथ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको डिस्कस हमें करना चाहिए था। वो कौन से फैक्टर्स थे जो इसमें वाज़ी तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थी, पाकिस्तान और दुनिया पर इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगी साफ़ी साहब आप गुफ्तगू कीजिएगा। सियासी और मौशी दोनों असरात जो हैं, ज़रा बहुत सारे ममालिक हैं जिनके हवाले से हमने बात करनी है, ज़रा क्विकली अगर थोड़ा सा एक व्यू हमें दे दें। ना ही देखे ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत है ये तो, और कमला हारिस की जो हार है, ये अमरीकी वोटर्स की चॉइस है। इस पे हम तबसरे के अलावा हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को अच्छा कहे या किसी को बुरा गर्दाने। ये अमरीकियों की एक चॉइस थी, उन्होंने अपनी चॉइस दिखा दी है। जो आपका सवाल है ये हमारे लिए अहम है। अमरीका जो मौजूदा दुनिया है उसका एक ताकतवर तरीन मुल्क है, माशी सतह पे भी और फ़ौजी लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी अमरीका की अहमियत जो है वो मुसलमा है। अब पाकिस्तान जैसी रियासतों को ये देखना होता है कि जो वहाँ पे वाइट हाउस में जो सदारत की कुर्सी पे शख्सियात की तब्दीली होती है उसके नताइज हम पे क्या पड़ेंगे, हमारे पड़ोस पे क्या पड़ेंगे। हम चूँकि अमेरिका के लिए इतना अहम मुल्क नहीं है जितना हम समझते हैं कि शायद अमरीकी दिन को भी हमारे बारे में सोचते हैं, रात को भी हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान की अहमियत अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट की निगाहों में हमेशा से अहम भी है और बरकरार है। इसकी अहमियत ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से कम होगी, ना जो बाइडन के जाने से इस पर कोई असर पड़ेगा। स्टेट डिपार्टमेंट की जो खारजा पॉलिसी होती है, नो डाउट कि सदर के आने के बाद उस पर काफ़ी उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती है, लेकिन उनकी इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसियाँ जो है कुछ रीजन्स के हवाले से कांस्टेंट होती है और उसमें ऑल ऑफ द सडन जो है सिर्फ एक सदर की ख्वाहिश पे उसमें तब्दीलियाँ या मुकम्मल उससे यू टर्न इख्तियार करना वो इतना आसान नहीं होता। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी पे जो नज़र हमारे दफ्तर खारजा ने रखनी है और हमारी हुकूमत ने रखनी है वो मेरे हिसाब से तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का रवैया चीन के साथ क्या रहता है, ईरान के बारे में वो क्या फ़ैसला करते हैं, आया मज़ीद सख्तियाँ वहाँ पे ला रहा है कि नहीं, कुछ नरमियों का भी वो कुछ कर सकते हैं, रूस के साथ उनका ताल्लुकात जो है वो किस रुख जाएगा। ये तीन ममालिक हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि रूस के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है उसका दौर शुरू होने वाला है। चीन के बारे में तो दुनिया ही जानती है कि वो हमारे एक स्ट्रेटेजिक और हर लिहाज से एक बिरादर मुल्क है, एक करीबी मुल्क है। और ईरान के साथ भी हमारी सरहद है जो है 900 किलोमीटर से ज़ायद की सरहद है। तो ईरान पे अगर कुछ उफ्ताद आती है या वहाँ पे कुछ आसानियाँ आती है तो उसका हम पे भी असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो आखिरी नुक्ता मैं ऐड करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान के बारे में क्या है, वार एंड टेरर के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी आने वाले दिनों में बनती है। तो इसके लिए हमें 20 जनवरी की बाद तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा शायद इन तमाम चीज़ों से हमसे ज़्यादा बखूबी आगाह है। वो इस हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी हिकमत अमली बन रही होगी। एग्जैक्टली अच्छा शनीला, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें सियासी और मौशी तौर पर, सियासी तौर पर तो पहले से ही उनके आने से पहले ही चीज़ों को जिस तरह से अज्यूम कर लिया गया था और एक मखसूस जो जमात है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो हमें इसका फ़ायदा होगा।
सियासी तौर पे तो ये इम्पैक्ट बताने की कोशिश की गई थी कि इस तरह से होगा, लेकिन मौशी तौर पर एक प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, प्रो बिजनेस हैं, और पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा बायर है, तकरीबन 8 अरब डॉलर की हमारी उनके साथ जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम क्या इस से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम अपना होमवर्क ज़्यादा करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सेक्टर्स जहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आए, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, टेक्सटाइल और गारमेंट्स के अलावा भी जो बाकी सेक्टर्स हैं उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, जो एक पार्टी की आपने बात की ना, उस पार्टी का मसला ये है कि उसने अपने वोटर्स की ना उम्मीद को जिंदा रखना था, तो किसी ना किसी की चीज़ के पीछे उनको लगा देते। पहले हम यही सुनते रहते ना कि वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने वाले हैं, बड़ी कैंपेन चलाएगी, और फिर सब ने देखा कि उनका तो नाम भी नहीं आया नॉमिनेशन लिस्ट के अंदर। अभी भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब ये कैंपेन चल रही थी तो यही कहा गया कि जी जैसे वो आएंगे वो आते साथ ही पहला ऐलान ही यही करेंगे, और आज उनकी स्पीच देख के बहुत से लोग मायूस भी हो रहे थे कि ये क्या हुआ। बात यह है कि जो ममालिक होते हैं ना, उनकी स्टेट से स्टेट के साथ ताल्लुकात होते हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई 40-50 शायद उनके करीब होंगे, कोई 40-50 उनसे दूर होंगे, जी आते ही वो ये ऐलान करेंगे, ये करेंगे, यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि उनकी एक उम्मीद अपनी तरफ से उन्होंने दिला दी हुई थी, और हर चीज के साथ वो उम्मीदें बांध लेते हैं, लेकिन दुनिया जो होती है उन्होंने अपने मुफादात देखने होते हैं। रिपब्लिकन के साथ हिस्टोरिकली पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात बुरे नहीं रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी पहले नवाज शरीफ का दौर था, फिर उसके बाद इमरान का दौर था, उनके दोनों के साथ ही ताल्लुकात बेहतर है। बल्कि जब बानी पीटीआई का दौर था तो एंड पे उनकी आपस में ट्विटर पे एक्सचेंज भी हुआ था, जो अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इल्जाम लगाया था। ट्रम्प जो है वो आके ना अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, इसी वजह से वो चाइना की तरफ भी देख रहे हैं कि जी उनकी सारी मेड इन चाइना सारे हमारे मुल्क के अंदर चीजें आ रही है, तो हम उनके टैरिफ इंक्रीज करेंगे ताकि हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकले। रशिया के साथ उनके मामला कभी भी खराब नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप के। इधर पाकिस्तान के अंदर जो है देखें, अब हमें उनके साथ दिफा के अंदर अगर हम कहेंगे कोई ताउन तो वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी के अंदर हमारे उनके साथ मामलात अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे जो हुकूमत बैठी है अब वो भी यही चाह रही है कि हम जियो पॉलिटिक्स से निकल के जियो इकोनॉमिक की तरफ आए, और वो हर जगह पे जब जा रहे हैं तो यही बात करें कि एड नहीं ट्रेड। तो जो ट्रेड का विजन जहाँ डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि उसने अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करना, वो वहाँ पे बार बार कह रहे हैं मैं टैक्सेस में कमी करूंगा, इसी वजह से ना कि जो सरमायाकार है वो सरमाया लगाएं और कारोबार को बेहतर करें। यहाँ पे भी जो वजीर आजम है उनकी भी ये सोच है, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कि हम उनके साथ ट्रेड को बढ़ाएं। वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तो हम उनके साथ ट्रेड को बढ़ा सकते हैं कि जितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ बढ़ाएं। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेगा, दिफा या दूसरे मामलात की तरफ उसका ध्यान होगा भी नहीं, वो सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ओवरऑल हम जो बात करें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान के अब आने वाली, अब मुमकिन तौर पे ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं कि पॉलिसी क्या हो सकती है, उसमें कोई हमें तब्दीली नज़र आएगी। अब वो जंगों के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, तो फिर मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं क्या उसमें कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में? अच्छा देखिए, ये तो उन्होंने बात कही कि मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा आज अगर हम आज उनकी जो तकरीर है उस पर ज़रा सा फोकस करें तो 2-3 बातें नुमायाँ नज़र आती हैं। नंबर एक ये कि उन्होंने इस मौके पर ख़िताब करते हुए जो अपने उनके मुआविनीन थे या अपनी जमात के लीडर्स थे, अपनी तकरीर के दौरान उन्हें याद रखा और उन्हें बात करने का मौका दिया। ये एक बड़ा खूबसूरत तरीका था अपने लोगों को नुमायाँ करने का, उनका शुक्रिया अदा करने का और एक कलेक्टिविटी, इज्तिमाइयत को ज़ाहिर करने का, पार्टी के इत्तेहाद का। ये बड़ा खूबसूरत है, इससे सीखना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि उनकी तकरीर पुरजोश नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि जीता हुआ एक आदमी जो अमेरिका का सदर बना हो वो बिल्कुल इतनी ही माठी तकरीर हो। आपको याद होगा जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी तकरीर यानी ज़रबुल मसल बन गई थी, इतनी शानदार पुरजोश कंटेंट। इसमें कंटेंट कोई नहीं था। क्या वजह इसकी आपको लग रही है, क्यों नहीं इस तरह की जो एक्सपेक्टेड एक स्पीच होनी चाहिए क्यों नहीं सामने आई? अब इसका तलाश करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली इस पे भी बात हो रही है। कुछ लोगों ने कहा तो कि बड़ी मैच्योरिटी हमें नज़र आई है कि वो बड़ी अच्छी उन्होंने स्पीच दी है। मतलब अब
जाहिर है कुछ लोग जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक स्पीच नहीं लगी, तो मैं यही बात कर रही हूँ कि इसमें जाहिर है कि इसके पीछे भी कुछ होगा। मेरा ख्याल है कि But उनकी अपनी पर्सनैलिटी का मामला है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी इसी तरह की है। ठीक है। अच्छा, अब जब वो तकरीर कर रहे हैं तो इस वक्त जैसे दुनिया के दो बड़े मसाइल हमारे सामने मौजूद है, दोनों को जिक्र किया हमने, गज़ा का भी जिक्र किया है और यूक्रेन का भी जिक्र किया है। ये कह देना कि मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा ये काफ़ी नहीं है, ये क्राइसिस बहुत बड़े हैं। ठीक है। गज़ा तो एक इंसानी अलमिया में बदल चुका है, तो जो चीज़ इंसानी अलमिया में बदल चुकी हो उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनके यहाँ जिक्र इसका नहीं मिलता। अगर इसका जिक्र नहीं मिलता तो इसका मतलब यही है कि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और उनके अगर उनके पस मंज़र में जाएं तो जिस तरह यरूशलेम में उन्होंने सफारत खाना मुंतकिल किया तो उससे इज़राइल को सपोर्ट हुई और इज़राइल का हक उन्होंने तस्लीम किया। इसी तरह गोलान की पहाड़ियों वगैरह के भी मसाइल थे, तो वो ऑन स्लॉट उनके साथ खड़े हुए हैं। और उनके जो बड़े डोनर्स थे वो भी आपको पता है कि ज़ायनिस्ट थे, यानी सहयूनी तहरीक के लोग थे। तो और सहयूनी तहरीक के लोगों ने बड़े पुरजोश जलसे भी किए हैं। ठीक है। तो ये जो है ना एक मामला है। दूसरा मामला जो उनका ख़ास तौर पे इनवर्ड लुकिंग और बिजनेस माइंडेड होने की वजह से हमारे लिए तशवीश का बायस बन सकता है, वो ये कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला उनके ज़माने में हुआ, लेकिन जो इनखला हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी उसके अंडे बच्चे अभी उधर मौजूद हैं जो टेररिज्म की शक्ल में हम भुगत रहे हैं। तो उस टेररिज्म का खात्मा उनका वो होना चाहिए था, नस्बुल-ऐन या उनके मंशूर में ये चीज़ होनी चाहिए थी। और इस तकरीर में उनको जिक्र करना चाहिए था कि जो अभी मौजूद है दहशतगर्दी के अंडे बच्चे, उनका हम खात्मा करेंगे। अगर वो उसका खात्मा उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती तो ये मामला मज़ीद सीरियस होगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है, अब वो पाबंदी अगर यानी टैरिफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो ख़ुद उनके अपने अंदर इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा, एक पहलू ये है। लेकिन अगर कोई चाइना पे वो पाबंदियां लगाते हैं तो हमारे लिए भी कुछ मसाइल पैदा होंगे। हमें जो तवाज़न कायम कैसे करना होगा, बहुत मुश्किल है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि फिर हमें कुछ कहीं और दुनिया के कुछ और खित्ते तलाश करने पड़े और उनके साथ जाके हमें चीज़ें करनी पड़े। तो ये इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस मौजूद हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो पर्सनैलिटी है अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा आपको हर वक्त होशियार रहना होगा। ठीक है आगा साहब, आपको क्या लग रहा है आलमी सतह पर किस किस्म की तब्दीलियां, वक्त थोड़ा कम है, जरा मैं चाहूंगी कि इसको समराइज कर दीजिएगा। देखिए बात पाकिस्तान के हवाले से भी देखिए, जाके यूक्रेन की वार का तो मेरे ख्याल में अब वो पैसे नहीं देगा, कब तक चलानी है अब ये फैसला नेटो ने करना है या EU ने करना है। पाकिस्तान की आपने बात की, मुझे इस पूरे इसमें एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, वो ये है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इस वक्त जो अभी तक जो अमेरिकन गवर्नमेंट बैठी रही है उसने बिल्कुल अपनी आंखों के ऊपर ना पर्दे डाल दिए हुए हैं। ठीक है, और कोई वो कह रहे हैं करते रहो, बल्कि ऐसा हुआ कि एक तरफ तो उनकी पेमेंट रोकी हुई थी और यकदम कुछ कहते हैं कुछ $3 बिलियन चले गए, अपना मिल गए इंटरिम गवर्नमेंट को, पता नहीं चल रहा हमें कैसे मिले, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को कैसे चले गए, वो गलती हो गई हमसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग कांग्रेस में पड़ी हुई है जी, विड्रॉवल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, उसको हॉल्ट किया हुआ है इन्होंने, वो आके ट्रंप ने फिर से शुरू करानी है। ओके, जिसमें पता चलेगा कि ये जो जिसकी अभी डॉक्टर साहब ने बात की, यकदम जो अमेरिका ने विड्रॉ किया, बाइडन ने विड्रॉ किया और उनको जो नुकसान हुआ, बिल्कुल जो अंडे बच्चे पीछे छोड़ के आ, वो अंडे बच्चे पूरी दुनिया में फैले हुए फैल गए उसके ऊपर, और उससे हमें वह फायदा होगा कि हम पे एक बिला वजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी हम शायद उसमें कहीं थे, तो उसमें वो क्यों हॉल्ट की गई। जब इस वक्त हॉल्ट की गई कि पता चला कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टॉप लोग, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, वो उसमें शामिल थे, वो सारे केओस क्रिएट करने में, जो कुछ वहाँ पे हुआ था काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके अलावा तकरीबन 43,000 लोग जो पाकिस्तान और इधर तो फिर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, जिनको अमेरिकन ने कहा था कि हम आपको देंगे अपना सिटीजनशिप देंगे, वो तो केस हो जाए ना खत्म, बंदा अब उसमें कोई नहीं लेके जाना है अफगान वहाँ पे। ओके, ठीक है, ये दो चीजें जो यहाँ पे हैं, और अगर उन्होंने नहीं जाना अब अमेरिका, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान है। अब एक तो पाकिस्तान में फायदा भी होगा
क्योंकि उसने ये देखना है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, ये इंटरिम गवर्नमेंट, वो कर क्या रही है रेफरेंस टू टेररिज्म। उसमें उसे बड़े टफ पोजीशन लेनी है। अब आ जाए चाइना की तरफ। चाइना पे तो वो पहले कह चुका कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, पाबंदियां वो कोई नहीं लगाएगा, वो पाबंदियों के खिलाफ है। उसने 10 दफा कहा कि पाबंदियों को कोई फायदा नहीं था, टैरिफ बढ़ाएगा। वो ना सिर्फ चाइना से टैरिफ बढ़ाएगा, उसे यूरोप से भी टैरिफ बढ़ाना है, और वो टैरिफ बढ़ाने से जो चाइना को जो नुकसान होगा वो तो होगा। लेकिन कहते ये हैं कि चाइना अंडरस्टैंड दिस थिंग, और चाइना ने अपनी जो इस वक्त की जो प्रोडक्शन है वो इस तरह बनाई हुई है कि अगर उसकी एक्सपोर्ट में 40% कमी भी आ जाती है तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने वो जो प्रोडक्शन बनाई हुई है वो चाइना ने अपने अफराद को सस्ते दामों देनी है। और आखिरी बात, ताइवान की जंग जिसके बारे में अमेरिकन थिंक टैंक कहते थे कि ये सड़क पे खड़ी है, बस ये 2026 में शुरू हो जाएंगी, वो भी नहीं होगी। अब उससे टेक्निकली देखा जाए तो इंडो पैसिफिक को फायदा भी होगा। एक बड़ी फनी सी बात हो रही है नाहिद एक जुमले में, अब जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है खासतौर पे अमेरिका में कि दोनों दफ़ा ख़वातीन को शिकस्त दे के आए हैं ट्रम्प साहब, तो हम लोग कह रहे हैं भाई कभी किसी मर्द से भी जीत जाएगा। चलिए, ये तो ऑन अ लाइटर नोट आपने वो बहुत सारी अब तो मीम्स और ये सब चीज़ें ऑब्वियसली सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है, ख़वातीन नाकाबिल शिकस्त है। तो ये बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर ऑब्वियसली ये अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से ही थी और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हवाले से थी। अभी पाकिस्तान के सिनेरियो में भी हमने गुफ्तगू करनी है, यहाँ पर सियासी माहौल कैसा है, लेकिन एक ब्रेक हम ले रहे हैं, इसके बाद वापस आएंगे। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। आइनी तरमीम पर PTI की जो सियासत है वो हमें नज़र आ रही है, अब इसका हिस्सा बनने की बजाय इस पर सियासत कर रहे हैं। अगरचे हम सब ये जानते हैं कि पहले वो जिस तरह से मुशावरत में भी शामिल रहे, इसका हिस्सा रहे, लेकिन अब फिर एहतजाज और जल्द से जुलूस की बात हो रही है और अपने आप को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है कि हम इन आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 तारीख को वो एक सवाबी मोटरवे पर बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ये फ़ाइनल कॉल होगी और इसमें फिर वो चीज़ें तय करेंगे कि हमने क्या करना है,
आगे की हमारी जो है वो लाइहा अमल क्या होगा, इसके मकासद क्या हैं और इससे हासिल क्या होगा, क्यों वो आइनी तरमीम के हवाले से या ओवरऑल भी जितने मसाइल होते हैं जो अवामी दिलचस्पी के मसाइल होते हैं उनका तो हिस्सा वो नहीं बनते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मसाइल इस वक्त हमें उनके अपने सूबे में नज़र आ रहे हैं जहाँ 11 साल से उनकी हुकूमत है, उनको भी हल करने में नाकाम रहे हैं, वो कभी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन एहतजाज, जल्द से जुलूस, एजिटेशनल पॉलिटिक्स, इसकी तरफ ही रुझान रहता है। इससे अब तक उन्होंने हासिल क्या किया है और अब क्या मकासद हैं स्पेसिफिक, अगर इस टाइम में हम बात करते हैं। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या इस वक्त मकासद हैं और हासिल क्या करना चाहते हैं? अब तक क्या हासिल कर लिया जिसकी वजह से एक मरतबा फिर सड़कों पर आकर जल्द से जुलूस की बात कर रहे हैं? पीटीआई के पास कोने के लिए एक ही लीडर थे, वो भी वो गंवा चुके हैं, जेल में बैठे हैं। उनकी रिहाई के लिए जो अमली इक़दामात होने चाहिए थे, यानी अदालती लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी, उनको उन्होंने गैरों के हाथ में दे दिया जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वकला बरादरी से उनका ताल्लुक़ था। गोचे उनकी जो है ज़्यादा कारकर्दगी होनी चाहिए, लेकिन चूँकि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों ने और उमर अयूब जैसे लोगों ने सियासत भी करनी है, तो रसाकशी जारी है। बीच में इन लोगों का फ़ायदा इसी में है कि चेयरमैन पीटीआई जो है चेयरमैन वो जेल में रहे और इनकी सियासत चलती रहे। और दूसरी जानिब जो वकला साहिबान है उनकी अपनी ज़ाहिर है जितना भी वो पीटीआई के लिए लाइमलाइट में रहते हैं उनकी फ़ीसों में इजाफा होता है, उनको ज़्यादा केसेस मिलते हैं, उनकी भी दुकान चमकी हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब भी मज़ों में है। तो अब ये 9 नवंबर का जो शोशा है वो उसी तरह शोशा होगा कि पीटीआई ने जिस तरह माजी करीब में स्पेशली अली अमीन गंडापुर के क़यादत में जितनी भी एहतजाज रिकॉर्ड की है वो किसी जमहूरी अमल या जमहूरी सोच के तहत नहीं की है। अगर जमहूर की आज़ादी के लिए या जमहूर की बेहतरी के लिए अली अमीन गंडापुर सड़कों पे आते तो हम जैसे लोग भी उनके हम आवाज़ होते, लेकिन उसने सरकारी मशीनरी के साथ हमलावर होना होता है वफाक पे। और इस दफ़ा तो अच्छा है कि थोड़ी सी उनको अक्ल आई है कि अटक पुल के उस पार उन्होंने जलसा रख दिया है और वहाँ पे वही जो रिवायती तकरीरें होंगी और शायद वापसी का रास्ता होगा, क्योंकि इस दफ़ा वो शायद 12 अजला से वापस पेशावर जाना नहीं चाहती, इसलिए इस्लामाबाद आने का उनका कोई फ़िलहाल हमें प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आखिरी बात मैं ये कह दूँ कि आईनी तरामीम हो या 6 आर्डीनेंस हो, सब में पीटीआई शरीक रही, लेकिन बाहर आके वो आवाम के सामने ये अपने चेहरे पे ये निकाब डाले हुए है कि शायद उनके साथ कोई बड़ा हाथ हो गया और ये जो आईनी तरामीम है उनकी मर्ज़ी के बगैर हो गए हैं और ये जो आर्डीनेंस लाए गए हैं इसमें उनका अमल दखल नहीं है। लेकिन तारीख़ और मौर्रिख ये बात तहरीर कर चुका है कि पीटीआई इन तमाम कानून साजी का बराबर हिस्सा रही है। बिल्कुल बराबर हिस्सा रही है। शनीरा, फिर अब क्यों शोर शराबा कर रहे हैं और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर रहे हैं? वैसे ये नई बात नहीं है, एहतजाज और इस शोर शराबे से आगे वो बढ़ते ही नहीं हैं, असल मसाइल की तरफ तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि जो बानी पीटीआई हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि कोई ये मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों या मेरी जो पार्टी है वो कोई सियासी और जमहूरी रवैया अपनाए। जैसे ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी, इसके अंदर जब ये मौलाना फजल रहमान से जाकर मुज़ाकरात करते थे तो 80% तो इनकी बातें मान ली गई थी और मौलाना फजल रहमान ने ये बात कही भी थी तो ये एग्री भी थे। लेकिन जब ये बानी पीटीआई के साथ गए उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया, आपने किसी तरमीम में साथ नहीं देना है। तो एक तो वजह वो है, वो समझते ये कि इंतशार होगा, फसाद होगा, तो ये हमेशा अपने लिए उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इनको लगता है कि इंतशार फसाद जो होता है ना उसी से हमारी सियासत बेहतर होगी और उसी में से कोई डील निकल आएगी जिससे बानी पीटीआई को कोई ढील मिल जाएगी। तो ये इशू है। दूसरी वजह ये है इनकी जो मिस गवर्नेंस है केपीके के अंदर, जो गंडापुर साहब है उनसे केपीके संभाला जा नहीं रहा, वहाँ पे करप्शन उरूज पे है, वहाँ पे लोग इनसे तंग आए हुए हैं, उस्ताद टीचर्स भी जो वो भी सड़कों के ऊपर है, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम कोलैप्स कर गया। उससे लोगों की नजर भी हटाने के लिए इनके पास अपॉर्चुनिटी यही है, इंतशार, फसाद, एहतजाज। खत्म हो रहा है जी। डॉक्टर साहब, क्या जवाब है सुप्रीम कोर्ट जाने का और सड़कों पर आने का 26वीं आईनी तरमीम? वक्त ख़त्म होने से पहले सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जब ये इलेक्शन हो गए थे और ये हुकूमत फॉर्म हो गई थी तो उस मौके पर पीटीआई ने एक पॉलिसी बनाई थी, वो ये थी कि पैसे हैं नहीं गवर्नमेंट के पास तो लिहाजा ये काम नहीं कर सकेगी। नंबर 2 ये कि हम इनको काम करने नहीं देंगे, मुसलसल इनको एंगेज रखेंगे फितना व फसाद में।
ताकि गुलशन का कारोबार, ये जो गुलशन का कारोबार है ये वहाँ डिस्कस हो कि गुलशन का कारोबार चलने नहीं देना। अब हो क्या रहा है कि अल्लाह ताला ने इस कौम पर तर्स किया, इस कौम की सुन ली, तो आप डिफ़ाल्ट होने से भी बच गए और गुलशन का कारोबार भी चलने लगा। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि आपकी जो तन्हाई थी सफारती वो भी खत्म होने लगी। तो अब इनके पास और कुछ नहीं है सवाए गुलशन का कारोबार नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया। भरने के लिए नहीं आ रहे ना तो गुलों में रंग क्यों भरेंगे ना। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, नाज़रीन प्रोग्राम का हिस्सा थे। कुछ बड़े अहम मौज़ूआत थे जिस पर हमने गुफ्तगू की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते अब दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।